सामने पूछा जा रहा है कि गुज्जर प्रतिहार शासक हैं जिनका नाम है मत्थन देव, कहाँ शासन करता था। देखिए, सबसे पहले तो आपके सामने गुज्जर प्रतिहार। देखिए, हमारे राजस्थान के अंदर आप जब गुज्जर प्रतिहार वंश पढ़ते हैं तब आप पढ़ते हैं कि गुज्जर प्रतिहारों के जो संस्थापक हैं, बहुत अच्छा और बेहतरीन सा क्वेश्चन है, याद रखिएगा। गुज्जर प्रतिहारों का जो संस्थापक है वो कौन है, तो आप याद रखेंगे हरीशचंद्र। गुज्जर प्रतिहारों का संस्थापक कौन है? हरीशचंद्र। अच्छा, गुज्जर प्रतिहारों से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, सबसे पुरानी जो शाखा है वो कौन सी है? गुज्जर प्रतिहारों की सबसे पुरानी शाखा कौन सी है? तो आप कहेंगे सर मंडोर। कौन सी है? मंडोर। ये जो मंडोर है, याद रखिएगा, वर्तमान कौन से जिले में है? तो आप कहेंगे सर जोधपुर में। अच्छा, इसी मंडोर का प्राचीन नाम क्या है? तो याद रखिएगा मांडव्यपुर। क्या नाम है? मांडव्यपुर। क्वेश्चन आता है कि मंडोर में गुज्जर प्रतिहारों की जो वंशावली है उसकी शुरुआत जो है किस शासक से हुई है? तो याद रखिएगा हरीशचंद्र के पुत्र रजिल से। ये और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो यहां से गुज्जर प्रतिहारों का संस्थापक क्वेश्चन आ रखा है, गुज्जर प्रतिहारों की सबसे पुरानी शाखा कौन सी है, ये क्वेश्चन आ रखा है, और मंडोर के अंदर गुज्जर प्रतिहारों की जो वंशावली की शुरुआत हुई है वो पहला राजा कौन सा है? तो याद रखेंगे रजिल। यहां पर आते हैं प्रश्न पर, क्या कह रहा है? मत्थन देव जो है वो कहां के शासक थे? मंडोर के थे क्या? राजौरगढ़ के थे क्या? जालोर के थे क्या? मेड़ता के थे क्या? आप कहेंगे सर, यहां पर यदि हम चर्चा करते हैं तो आपके सामने दो ही ऑप्शनों में कंफ्यूज हो सकता है, एक तो मंडोर और एक है राजौरगढ़। क्योंकि देखिए, एग्जामिनर द्वारा एक और बेहतरीन सा क्वेश्चन पूछा गया है कि राजौरगढ़ का जो अभिलेख है निम्न में से किस जिले से संबंधित है और ये किस वंश से है। यानी कि एक तो राजौरगढ़ अभिलेख का क्षेत्र पूछा जाता है और एक आपको पूछा जाता है किस शासक से संबंधित है। क्षेत्र की यदि हम बात करेंगे तो वो है आपके अलवर, और याद रखिएगा वंश की बात करेंगे, एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि राजौरगढ़ का जो अभिलेख है वो आपके किस वंश से संबंधित है। तो याद रखिएगा गुज्जर प्रतिहार, ये और क्वेश्चन आता है। और आपके सामने जो शासक का नाम दे रखा है, इनका संबंध जिस क्षेत्र से है वो है आपके कौन सा? याद रखिएगा राजौरगढ़। राजौरगढ़, अलवर, याद रखिएगा। जैसे आपके सामने क्वेश्चन आता है कि घटियाला शिलालेख का संबंध जो है वो आपके किस वंश से है? घटियाला शिलालेख। तो आप कहेंगे सर घटियाला शिलालेख जोधपुर, और इसका संबंध जिस वंश से है वो है गुज्जर प्रतिहार। जैसे एक क्वेश्चन आप बताइए, कई बार पूछा जाता है कि बिजोलिया जो शिलालेख है, इस बिजोलिया शिलालेख का संबंध जो है वो आपके कौन से वंश से है? यानी कि कौन से वंश के शासकों की जानकारी मिलती है? ये भी क्वेश्चन कई बार आ रखा है, ये तो आप कमेंट करके बताइए कि बिजोलिया शिलालेख के अंदर किस वंश के शासकों की जानकारी मिलती है। तो ये बताइए आप, बिजोलिया शिलालेख। तो काफी सारे एग्जामों के अंदर ये क्वेश्चन आ रखा है, याद रखेंगे आप, ठीक है। एक क्वेश्चन और यहां से देख लेते हैं, वो भी बहुत प्रसिद्ध क्वेश्चन है। क्वेश्चन आता है कि गुज्जर प्रतिहारों का वह शासक जिन्होंने अपनी राजधानी मंडोर से मेड़ता स्थानांतरित की थी। गुज्जर प्रतिहारों का ऐसा कौन सा राजा है जिन्होंने अपनी राजधानी जो है वो मंडोर से मेड़ता लेकर चले गए थे? याद रखिएगा वह है नागभट्ट फर्स्ट, नागभट्ट। यह भी बहुत प्रसिद्ध क्वेश्चन है, बिल्कुल बहुत ही शानदार। आप सभी विद्यार्थियों की तैयारी बहुत ही शानदार है। आगे अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस विद्वान के अनुसार राजपूतों की जो उत्पत्ति है वो अग्निकुंड से हुई है? यानी कि ऐसे कौन से विद्वान हैं जो ये मानते हैं कि राजपूतों की जो उत्पत्ति है वो अग्निकुंड से हुई है? डॉक्टर गौरीशंकर ओझा, डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा, कवि चंद्र बरदाई, या डॉक्टर दशरथ शर्मा? तो आप कहेंगे सर अग्निकुंड यज्ञ। देखिए, सबसे पहले तो ये जानकारी कहां से मिलती है कि राजपूतों की जो उत्पत्ति है वो अग्निकुंड यज्ञ से हुई है? तो इसकी जानकारी मिलती है एक ग्रंथ में, और उस ग्रंथ का नाम है पृथ्वीराज रासो। कौन सा ग्रंथ है? आप कहेंगे सर पृथ्वीराज रासो। ये जो पृथ्वीराज रासो है इसके लेखक कौन है? तो आप कहेंगे सर वो है आपके चंद बरदाई।
कौन है? चंद बरदाई। अच्छा, चंद बरदाई का वास्तविक नाम क्या है? तो आप कहेंगे सर चंद बरदाई का जो वास्तविक नाम है, एक बार आप कमेंट करके बताइए, तब तक कुछ और जानकारी लेते हैं। तो ये एक और बेहतरीन क्वेश्चन हो गया कि अग्निकुंड से उत्पत्ति निम्न में से उल्लेख है पृथ्वीराज रासो में, जिसके लेखक कौन है? चंद बरदाई। तो यहां पर तो क्लियर हो चुका है कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। लेकिन एग्जामिनर आपको क्वेश्चन ये भी पूछेगा कि पृथ्वीराज रासो द्वारा जानकारी मिलती है कि राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड यज्ञ से हुई है, निम्न में से कौन कौन से वंशों की उत्पत्ति या कौन कौन से वीरों की उत्पत्ति हुई है? तो आप कहेंगे सर प्रतिहार, परमार, चालुक्य। चालुक्य या इसकी जगह एक शब्द आपको और मिल सकता है, वो है सोलंकी। प्रतिहार, परमार, चालुक्य और याद रखिएगा चौहान, इनकी जो उत्पत्ति है वो आपके किससे हुई है? आप याद रखेंगे अग्निकुंड यज्ञ से। किससे हुई है? अग्निकुंड यज्ञ से। प्रतिहार, परमार, चालुक्य और चौहान याद रखेंगे आप, ठीक है। और ये सारी सारी जानकारी किसमें मिलती है? पृथ्वीराज रासो में। आप कहेंगे सर बार बार आप कह रहे हैं अग्निकुंड यज्ञ, ये कहां पर? तो याद रखिएगा अग्निकुंड यज्ञ की हम बात करते हैं तो गुरु वशिष्ठ द्वारा आबू पर्वत पर किया गया। गुरु वशिष्ठ द्वारा आबू पर्वत पर एक यज्ञ किया गया था जिसका नाम था अग्निकुंड यज्ञ। और इस अग्निकुंड यज्ञ से 4 वीरों की उत्पत्ति हुई थी, प्रतिहार, परमार, चालुक्य और चौहान। ये क्रम पूछ रखा है, निम्न में से सही क्रम बताइए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहां पर जो है वो हो जाएगा सी इज द करेक्ट आंसर। नहीं नहीं, ये आप सबकी बहुत शानदार और बेहतरीन तैयारी का परिणाम है कि जैसे ही क्वेश्चन आता है आप सारे के सारे विद्यार्थी उसका आंसर दे देते हैं। आपकी मेहनत जरूर रंग लाएगी, निश्चित रहिए। बस लगातार पढ़ते रहिए और रुकना नहीं है ना। ये जितने भी दिन बचे हैं ना, इसमें अपने आप को मजबूत रखना है और इस तैयारी को और बेहतरीन करना आपको। आइए आगे चलते हैं। 1303 ईस्वी में सेनानायक गोरा और बादल किसकी सेना से युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए थे? देखिए हमारे राजस्थान में कुछ सेनापतियों की जो जोड़ियां हैं वो बहुत प्रसिद्ध हुई है। राजस्थान में बहुत प्रसिद्ध प्रसिद्ध आपके सेनापति हुए हैं, सेनापति की जोड़ियां हुई है। कौन कौन सी? देखिए जैसे आपके सामने यहां पर तो है गोरा बादल, गोरा बादल, जेता कुंपा। भाई यहां पर गोरा बादल किससे लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए? क्वेश्चन पूछ लेगा जेता कुंपा किसके खिलाफ लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए? तो गोरा बादल खास है 1 नंबर में, याद रखिएगा। 2 नंबर आपके जेता कुंपा है। 3 नंबर खास है जेमल फत्ता, जेमल पत्ता, याद रखिएगा, ये भी बहुत खास है। और नंबर 4 रणमल रतिपाल, रणमल रतिपाल। और एक याद रखिएगा, हालांकि पूछ सकता है ये, आला उदल। ये 5 हमारे राजस्थान से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, याद रखिएगा। देखिए सबसे पहले तो हम चर्चा ये कर लेते हैं कि ये जो है ये सेनापति किन के थे, ये भी तो क्वेश्चन बन सकता है। तो आप कहेंगे सर गोरा और बादल यदि हम चर्चा करें तो ये सेनापति थे आपके किसके? तो आप कहेंगे सर ये थे रावल रतन सिंह के। जेता और कुंपा किसके थे? याद रखिएगा मालदेव के। जेमल फत्ता किसके थे? तो आप कहेंगे सर उदय सिंह के। रणमल रत्तीपाल किसके थे? तो आप कहेंगे सर हमीर देव चौहान के, याद रखेंगे आप, ठीक है भाई, हमीर देव चौहान। आला और उदल किसके थे? तो आप कहेंगे सर परमर्दी देव चंदेल, परमर्दी देव चंदेल। तो ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है कि ये सेनापति किनके थे। यहां पर क्वेश्चन पूछा गया है कि ये सेनापति किसके खिलाफ लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए थे। तो ये भी इंपॉर्टेंट बात, अगला बिंदु ये लिख लेते हैं कि इन्होंने किनके साथ संघर्ष किया। घोड़ा और बादल ने, याद रखिएगा, किनके साथ संघर्ष किया था? तो शॉर्ट में लिख रहा हूं ए अलाउद्दीन खिलजी, याद रखेंगे आप, ठीक है। जेता और कुंपा किसके खिलाफ लड़े थे? तो आप कहेंगे सर शेरशाह सूरी, शेरशाह सूरी, याद आया क्या? मैं मुट्ठी भर बाजरे खातिर हिंदुस्तान की 72 खो देता। जेमल और फत्ता आप कहेंगे सर अकबर के खिलाफ। रणमल रत्तीपाल आप कहेंगे सर ये एक बार फिर अलाउद्दीन खिलजी। आला और उदल किसके खिलाफ लड़ते हुए? बताइए, आला और उदल किसके खिलाफ लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे? वरना आप नाराज हो जाएंगे कि सर सारे आप ही बताते, हमसे पूछते ही नहीं है। तो आप फटाफट इसका आंसर दीजिए, आला और उदल किसके खिलाफ लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे। यहां पर जो पूछा गया कि घोड़ा और बादल किसकी सेना से युद्ध करते हुए, घोड़ा और बादल किसकी सेना से? तो आप कहेंगे सर यहां पर ये रहा आंसर, यानी कि अलाउद्दीन खिलजी।
ऑप्शन नंबर क्या है, बी इज ए करेक्ट आंसर। ठीक है, बता देंगे ना आप, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। चलो ठीक है, आगे। अगला है, महाराणा कुंभा के शासनकाल में चित्तौड़ का जो वास्तुकार है वो कौन था। महाराणा कुंभा के शासनकाल में चित्तौड़ का वास्तुकार कौन था। क्या, वैसे सबसे पहले तो ये शब्द आप थोड़ा सा शुद्ध कर लीजिएगा, ये है मंडन, विद्याधर, दीपक या फिर निहाल चंद। बताइएगा आप फटाफट, इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई। देखिए, वास्तुकारों से रिलेटेड यदि क्वेश्चन आता है ना तो देखना आप, एक मंडन है, ठीक है, सारे बता देता हूं क्योंकि अब ये अंतिम समय है रिवीजन का। लालचंद उस्ता है, दीपाक है, केकैया है, जेता और इसके तीन पुत्र नापा, पुंजा, पोमा, पुंजा, पोमा, अर्जुन, भाणा, मुकुंद, अर्जुन, भाणा और मुकुंद। ये कुछ वास्तुकार हैं जिनसे रिलेटेड क्वेश्चन बनता है। जैसे मंडन की यदि आप बात करेंगे तो याद रखेंगे, मंडन जो है वो आपके किसके वास्तुकार है, तो आप कहेंगे सर कुंभलगढ़ किले के। आप सब जानते हैं कुंभलगढ़ किला किसने बनाया है, तो आप कहेंगे सर महाराणा कुंभा ने। हालांकि कुंभलगढ़ किले के प्रारंभिक जो निर्माता है उसका नाम है संप्रति मौर्य। कल्चर की क्लास होगी उसके अंदर हम और चर्चा करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर तो कुंभा से संबंधित हो ही गया मंडन। मंडन गुजरात का निवासी था, याद रखेंगे आप, ठीक है, गुजरात का निवासी था ये। इनकी बहुत सारी रचनाएं भी आप पढ़ते हैं, देवमूर्ति प्रकरण, राजवल्लभ, रूपमंडन, सगुन मंडन, प्रसाद मंडन, ऐसे कुछ। लालचंद उस्ता किसके वास्तुकार हैं, ये आपके लिए क्वेश्चन रहेगा। दीपाक जो है वो आप सब जानते हैं, वो है आपके रणकपुर जैन मंदिर के वास्तुकार। किसके हैं, रणकपुर जैन मंदिर के वास्तुकार, ठीक है। केकैया जो है वो कौन से किले के वास्तुकार हैं, तो आप कहेंगे सर भटनेर किला। अच्छा, जेता, नापा, पुंजा और पोमा ये किसके हैं, तो आप कहेंगे सर ये तो आपके हमारे राजस्थान का प्रसिद्ध जो विक्ट्री टावर है, विजय स्तंभ, उसके हैं। अर्जुन, भाणा, मुकुंद किसके हैं, तो याद रखिएगा ये है आपके जगदीश मंदिर के। जगदीश मंदिर जिसे आप पढ़ते हैं सपनों का मंदिर, ये वही है, उदयपुर वाला, ठीक है। तो यहां पर जो पूछा गया उसका राइट आंसर हो जाएगा ए इज ए करेक्ट आंसर। ये भी सब कुछ क्लियर है आपके सामने, ठीक है। फटाफट रिवीजन कर लीजिए, फटाफट पढ़ लीजिए, फिर आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। चलिए ठीक है, आगे। अगला है, घाघरोन का युद्ध किसके मध्य लड़ा गया। घाघरोन का जो युद्ध है ये किसके मध्य लड़ा गया। देखिए, ये जो घाघरोन का युद्ध है, सबसे पहले तो आपके सामने घाघरोन कहां पर है, तो आप कहेंगे सर झालावाड़। कहां पर है, याद रखिएगा झालावाड़ के अंदर। घाघरोन का जो युद्ध है, सबसे पहली बात तो ये लड़ा कब गया है, यदि टाइमिंग आपको याद रह जाएगा तो आप पकड़ लेंगे। आप कहेंगे सर घाघरोन का जो युद्ध है ये लड़ा गया है 1519 ईस्वी में। और किन किन के मध्य है ये बताइए। घाघरोन का युद्ध जो है वो लड़ा गया है 1519 में, और किन किन के मध्य, तो आप कहेंगे सर घाघरोन का जो युद्ध है ये लड़ा गया है आपके सांगा वर्सेस महमूद खिलजी सेकंड, एम के सेकंड था ये। फर्स्ट जो था ना, याद रखिएगा, कई बार कंफ्यूजन हो जाता है कि सर वो एक और भी तो था ना, तो वो कुंभा वर्सेस महमूद खिलजी फर्स्ट, इनके मध्य जो युद्ध हुआ था ना वो था सारंगपुर का युद्ध। याद रखेंगे आप, कौन सा युद्ध था, सारंगपुर का युद्ध। और आप सब विद्यार्थी जानते हैं कि सारंगपुर का युद्ध जो है वो कब लड़ा गया है, एक बार थोड़ा सा हो जाए, सारंगपुर का युद्ध कब लड़ा गया। यहां पर जो पूछा गया वो तो हो जाएगा आपके सामने ऑप्शन नंबर डी। ये एक बार बता दीजिए कि सारंगपुर का जो युद्ध है ये आपके कब लड़ा गया है, सारंगपुर का युद्ध किन के मध्य हुआ, ये तो आपके क्लियर हो ही चुका है सभी विद्यार्थियों के। हाँ, थोड़ा सा, चलिए, इतने कैसे आंसर आ गए,
1428, 1437, 1438, 1423, नहीं नहीं, याद रखेंगे आप। सारंगपुर का युद्ध लड़ा गया है, वैसे तो आप याद रखेंगे 1437। आप कहेंगे सर वैसे याद रखेंगे तो और कैसे? यदि आपको पूछा जाए सारंगपुर का युद्ध वीर विनोद के अनुसार कब लड़ा गया, तो फिर उसका आंकड़ा लगा जाता है। ग्रंथ का नाम देकर पूछ ले तो लड़ा गया है 1439 ईस्वी में, याद रखेंगे। बाकी सारंगपुर का युद्ध कब हुआ है सब जानते हैं आप, 1437 के अंदर। चलिए, बहुत ही शानदार। आगे अगला क्वेश्चन है, मेड़ता के निम्नलिखित शासकों में से किसने इब्राहिम लोदी को खातोलिक के युद्ध में पराजित किया था? यहां पर जिस युद्ध की बात हो रही है वो है खातोलिक का युद्ध। देखिए, खातोली युद्ध, कमेंट करके बताएंगे खातोली कहां है, खातोली कहां है। देखिए, खातोली का एक तो युद्ध कब हुआ है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, और एक ये किन के मध्य लड़ा गया। देखिए, खातोली का जो युद्ध है वो लड़ा गया है 1517 के अंदर, 1517 ईस्वी में, ठीक है। अच्छा, किन के मध्य? तो आप कहेंगे सर ये लड़ा गया है सांगा वर्सेस, याद रखेंगे, इब्राहिम लोदी। और इस युद्ध के अंदर सांगा जो है वो विजय हुए थे। तो पूछा ये गया है कि मेवाड़ के कौन से राजा थे जिन्होंने इब्राहिम लोदी को खातोली के युद्ध में पराजित किया था? आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, सांगा। ये जरूर याद रखेंगे आप, ठीक है। क्लियर? हाँ, सांगा वर्सेस इब्राहिम लोदी, और इसके अंदर विजय हुई थी, याद रखिएगा, किसकी? सांगा की, ठीक है। इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत के, हाँ, सुल्तान थे, ठीक है। अगला, किस राजपूत सरदार ने खानवा के युद्ध में राणा सांगा के घायल हो जाने के बाद उनका राज चिन्ह धारण करके युद्ध जारी रखा था? ये राज चिन्ह की जब भी बात आती है तो क्वेश्चन दो राजाओं के आसपास में घूमता है। देखिए, राज चिन्ह की यदि हम बात करते हैं कि राज चिन्ह धारण, तो फिर राजस्थान के इतिहास में दो क्वेश्चन बनते हैं ऐसे। एक तो राज चिन्ह से रिलेटेड क्वेश्चन बनेगा तो वो बनता है, याद रखिएगा, हल्दी घाटी का, और एक जो राज चिन्ह का क्वेश्चन बनता है वो बनता है खानवा का। हल्दी घाटी का युद्ध आप सब जानते हैं 1576 के अंदर लड़ा गया है, और खानवा जो है वो 1527 में लड़ा गया है। हल्दी घाटी का युद्ध किन किन के मध्य हुआ है? तो आप कहेंगे सर हल्दी घाटी का युद्ध जो है वो हुआ है महाराणा प्रताप वर्सेस अकबर, जबकि खानवा का जो युद्ध है वो लड़ा गया है आपके राणा सांगा वर्सेस बाबर। दोनों ही बहुत प्रसिद्ध। यहां से रिलेटेड क्वेश्चन आता है कि हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के घायल होने के बाद राज चिन्ह धारण करने वाला व्यक्ति कौन था? और इधर से आता है कि खानवा के युद्ध में जब राणा सांगा घायल हुए तो इनके राज चिन्ह धारण करने वाला कौन था? दोनों से ही अलग अलग क्वेश्चन है, याद रखेंगे। हल्दी घाटी युद्ध में महाराणा प्रताप के घायल होने के बाद में राज चिन्ह जिसने धारण किए थे उसका नाम तो है झालाबिंदा, और इधर घायल होने के बाद में जिन्होंने, वो है झाला अज्जा, याद रखेंगे आप। तो इधर झाला अज्जा है, इधर झालाबिंदा है, ध्यान रखेंगे आप। दोनों ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो यहां पर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। ये इस प्रकार से पूछा गया, हो सकता है कि हल्दी घाटी वाला पूछ ले आपको, ठीक है। दोनों याद रखेंगे आप, हल्दी घाटी और खानवा विशेष, ठीक है। अब ये तो आपने बताया ही नहीं कि हल्दी घाटी राजस्थान के कौन से जिले में और खानवा कौन से जिले में। हालांकि आपके लिए बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी एक बार थोड़ा सा आप बताएंगे तो रिवीजन के तौर पर अच्छा हो जाएगा, ठीक है, रिवीजन के तौर पर। बाकी आता है आप सबको, कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत शानदार तरीके से आप सबने तैयारी कर रखी है। चलिए, शाबाश, बहुत ही शानदार।
अगला, राणा सांगा के द्वारा लड़ी गई निम्न में से लड़ाइयों का सही, इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में, आप ध्यान रखें, स्टार लगा ले कि इस प्रकार से क्वेश्चन बनने के 100% चांस है। कोई 3 या 4 युद्ध देकर आपको पूछेगा, इनका सही क्रम बताइए। देखिए, एक तो दे रखा है बयाना की लड़ाई। आप कहेंगे सर बयाना की जो लड़ाई है वो लड़ी गई है आपके, ये लो डेट सहित, 16 फरवरी 1527, बयाना की लड़ाई, याद रखिएगा। खातौली की लड़ाई कब लड़ी गई है, आप कहेंगे सर ये लड़ी गई है 1517। घाघरोन की लड़ाई कब लड़ी गई है, आप कहेंगे सर 1519। अच्छा, इस बीच सांगा के देखिए, सांगा के द्वारा जितने भी युद्ध हुए हैं ना, वो देखिए खा से शुरू है और खा पर समाप्त है। यानी खा से खातौली से शुरुआत की थी इन्होंने युद्धों की, और खा से खानवा तक युद्ध किए थे इन्होंने। खातौली का युद्ध तो इन्होंने शुरू किया था 17 में, पीछे 7 है, और खानवा का युद्ध भी समाप्त हुआ था, पीछे 7 है, 17 to 27। इस बीच में देखेंगे आप कि खातौली के बाद में युद्ध हुआ था बाड़ी का 1518। उसके बाद में फिर युद्ध हुआ था घाघरोन का 1519। इसके बाद में लड़ी गई थी बयाना की लड़ाई, वो भी 1527। लेकिन खानवा जो है जिस डेट को हुआ वो है 17 मार्च, और बयाना जो है वो हुआ है 16 फरवरी। तो 1 खातौली, 2 बाडी, 3 घाघरोन, 4 बयाना, 5 खानवा, क्रम से याद रखेंगे आप। ठीक है, मेरे हिसाब से इसका आंसर अब आपसे हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। चले आगे, नेक्स्ट हो गया ना। चलिए अगला, वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप का जन्म कब हुआ। देखिए, महाराणा प्रताप से रिलेटेड यदि हम चर्चा करें, यदि इनसे रिलेटेड, सन से रिलेटेड यदि चर्चा करें हम, तो देखिए महाराणा प्रताप से रिलेटेड सनों की बात करते हैं तो देखिए सबसे पहले 1540 इंपॉर्टेंट रहेगा, फिर 1572 इंपॉर्टेंट रहेगा। सारी चर्चा करेंगे क्या क्या हुआ था। 1572, फिर अगली बात 1576 की इंपॉर्टेंट रहेगी, फिर 1582 की बात इंपॉर्टेंट रहेगी, फिर 1585 की बात भी खास है, याद रखेंगे आप, और फिर 1597। इनसे रिलेटेड यदि हम चर्चा करेंगे तो 6 सन जो है वो बड़े खास हैं। क्या क्या हुआ है, देखिए 1540 के अंदर तो, यानी 9 मई 1540 जेठ शुक्ल तृतीया, कुंभलगढ़ के अंदर बने, कटारगढ़ के अंदर बने, बादल महल के अंदर बने जूनी छतरी में जन्म हुआ है इनका। 1572 के अंदर इनका राज्य अभिषेक हुआ है, याद रखेंगे आप। 1576 के अंदर इन्होंने अपने जीवन की सबसे प्रसिद्ध लड़ाई लड़ी थी हल्दी घाटी। 1582 के अंदर इनके जीवन में युद्ध जीतने की शुरुआत हुई थी। महाराणा प्रताप के गौरव का प्रतीक आप जिस युद्ध को कहते हैं वो लड़ा गया था 1582 दिवेर। 1585 के अंदर याद रखिएगा इन्होंने राजधानी परिवर्तन किया था, और 1585 के अंदर इन्होंने राजधानी बनाई थी चावंड को, और 1597 के अंदर याद रखिएगा इनकी मृत्यु हो गई थी। तो 1540 के अंदर जन्म हुआ है, कौन से किले में हुआ है, याद रखिएगा कुंभलगढ़ में, कुंभलगढ़ के, कटारगढ़ के, बादल महल के, जूनी छतरी में। इनका राज्याभिषेक 2 बार हुआ है, याद रखिएगा। एक बार तो गोगुंदा के पास में जो महादेव बावड़ी है वहां, और दूसरा विधिवत रूप से कुंभलगढ़ में। हल्दीघाटी युद्ध आप सब जानते हैं अकबर से किया था। इनके जीवन का प्रसिद्ध युद्ध पूछा जाए तो याद रखिएगा हल्दीघाटी है, जबकि महाराणा प्रताप की गौरव का प्रतीक आप जिसे कहते हैं, मतलब जिस युद्ध को आप कहते हैं, वो कौन सा है, दिवेर का युद्ध। आप ये कमेंट करके बताइए कि हल्दीघाटी और दिवेर, इन दोनों में से वे कौन सा युद्ध है जिसे मेवाड़ का मैराथन कहा गया है। कमेंट करिएगा, मेवाड़ का मैराथन निम्न में से कौन से युद्ध को कहा गया है। यह आपके लिए क्वेश्चन है। मेवाड़ का मैराथन जो है वो किसे कहा गया है, बताइए। चावंड कितने वर्ष राजधानी रही, बिल्कुल बहुत अच्छा, बेहतरीन सा क्वेश्चन। महाराणा प्रताप ने चावंड को जो राजधानी है वो बनाया था कब, 1585, और महाराणा प्रताप की मृत्यु कब हुई थी,
1597। कितने वर्षों तक राजधानी रही? 12 वर्षों तक। जबकि चावंड जो है टोटल राजधानी रही थी 1615 तक, अमर सिंह के फर्स्ट तक। यानी अमर सिंह के लिए 18 वर्षों तक राजधानी रही चावंड और महाराणा प्रताप के लिए 12 वर्षों तक। फिर तो आप ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है, आप ध्यान रखें कि महाराणा प्रताप की मृत्यु कौन सी आयु में हुई थी, क्योंकि 40 में जन्म है और 1597 के अंदर मृत्यु है, तो कितनी आयु के अंदर इनकी मृत्यु हुई, ये क्वेश्चन बन सकता है। क्वेश्चन बनने में यह भी बन सकता है कि महाराणा प्रताप के राज्य अभिषेक के कितने वर्षों के बाद में हल्दी घाटी लड़ा गया, ऐसे भी बन सकता है। तो वो तो सन याद है तो आप निकाल लेंगे, कहीं कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है, आगे अगला है, किस इतिहासकार ने हल्दी घाटी के युद्ध को गोगुंदा के युद्ध के नाम से भी जाना है? क्योंकि देखिए ये जो हल्दी घाटी का युद्ध है ना, ये तो आप सब जानते हैं। डेट की बात करेंगे तो 18 या फिर आपके 21 जून 1576 को हल्दी घाटी कब लड़ी गई है? 18 या फिर 21 जून 1576 को लड़ी गई थी। हल्दी घाटी कहां पर है? आप सबने बता ही दिया था, बहुत शानदार, राजसमंद के अंदर है ये। हल्दी घाटी युद्ध किन किन के मध्य हुआ है? तो आप कहेंगे सर महाराणा प्रताप वर्सेस अकबर। अकबर की तरफ से कौन था? मानसिंह कछावा, आमेर जयपुर रियासत वाला। हल्दी घाटी के युद्ध को देखिए, एक तो पूछा जाता है कि हल्दी घाटी के युद्ध को मेवाड़ की थर्मोपली किसने कहा है? एनसीईआरटी की यदि मैं बात करूंगा तो ये 3 लाइनें बहुत खास लिखी हुई है इसमें। मेवाड़ की थर्मोपली, एक इसे कहा गया है खमनोर का युद्ध। हल्दी घाटी के युद्ध को किसने खमनोर का युद्ध कहा है? और एक इसे हल्दी घाटी के युद्ध को कहा गया है गोगुंदा का युद्ध। तो ये किस व्यक्तित्व ने कहे या किस इतिहासकार ने कहे, ये बड़ा अच्छा शानदार सा क्वेश्चन रहता है। तो मेवाड़ की थर्मोपली तो किसने कहा था? आप कहेंगे सर टोड, कर्नल जेम्स टोड ने, याद रखिएगा, हल्दी घाटी के युद्ध को क्या कहा है? मेवाड़ की थर्मोपली। अच्छा, खमनोर का युद्ध किसने कहा है? तो आप याद रखेंगे अबुल फजल ने। किसने कहा है? अबुल फजल ने। गोगुंदा का युद्ध किसने कहा है? तो याद रखेंगे अब्दुल कादिर बदायूनी ने। अब्दुल कादिर बदायूनी। मेरे हिसाब से आपको यहां पर कोई दिक्कत है नहीं। याद रखिएगा, आपको यदि ऐसा भी पूछा जाए कि वे कौन सा इतिहासकार है जिन्होंने हल्दी घाटी के युद्ध को अपनी आंखों से देखा था, प्रत्यक्ष दृष्टा इतिहासकार कौन है? तो याद रखिएगा अब्दुल कादिर बदायूनी, प्रत्यक्ष दृष्टा इतिहासकार। यही क्वेश्चन स्वयं 1857 क्रांति से बनता है, बताएंगे आप? 1857 क्रांति का प्रत्यक्ष दृष्टा इतिहासकार कौन है? जरा कमेंट करके बताइए। अगला, निम्नलिखित राठौड़ वंश के राजाओं में से किसने साहस और कूटनीति के माध्यम से मंडौर पर कब्जा कर लिया और उसे अपनी राजधानी बनाया? यानी राठौड़ वंश का कौन सा राजा है जिसने साहस, कूटनीति के माध्यम से मंडौर पर कब्जा किया और उसको राजधानी बना लिया? देखिए आप सब जानते हैं, हमने पहले पढ़ी लिया था, पहले क्वेश्चन में चर्चा की थी कि मंडौर जो है प्रारंभ में जिनके पास हुआ करता था, जिनका कब्जा हुआ करता था, वो थे गुज्जर प्रतिहार। और मंडौर के अंदर गुज्जर प्रतिहारों का जो पहला राजा था वो था रजिल। इसी प्रकार मंडौर के गुज्जर प्रतिहारों का एक राजा है जिसका नाम है इंदा प्रतिहार। क्या नाम है? इंदा प्रतिहार। इसी इंदा प्रतिहार की एक पुत्री जिसका नाम है किशोरी, किशोरी देवी। उसी किशोरी देवी का जो विवाह है, यानी कि इन्होंने अपनी पुत्री और पुत्री का जो विवाह है वो किया था राठौड़ वंश के शासक जिनका नाम है राव चुंडा के साथ। और राव चुंडा को अपनी पुत्री के साथ में, याद रखेगा, इन्होंने दहेज में मंडोर दे दिया था। बोलो ओलो पावना, वो मंडोर है जो को थान दहेज में दी। उसके बाद में फिर राव चुंडा ने इसी मंडोर को राठौड़ों की क्या बनाई थी? राजधानी। याद रखिएगा, ये राव चुंडा है। इसके आसपास का एक क्वेश्चन आप और भी जानते हैं, तो बताइए मेवाड़ का भीष्म पितामह किसे कहा गया है? मेवाड़ का भीष्म पितामह किसे कहा गया है? तो यहां पर जो पूछा गया वो है राव चुंडा, आप याद रखेंगे। ठीक है, क्लियर? आगे
ये आपको बताना है, मेवाड़ का भीष्म पितामह। अगला, किस शासक को हशमत वाला राजा कहा गया है? कौन सा राजा? हसमत वाला राजा। देखिए, यह हसमत वाला राजा किनके द्वारा कहा गया है? तो फारसी इतिहासकार। एक बार तो यह पूछ लिया गया था कि यह फारसी इतिहासकार है कौन जिन्होंने हसमत वाला राजा कहा है इसको। तो याद रखिए, निजामुद्दीन, अबुल फजल, अब्दुल कादिर बदायूनी, ये जो व्यक्ति हैं, इन्होंने किस शासक को हसमत वाला राजा बताया है? तो आप कहेंगे सर हशमत वाला राजा जिसे कहा गया है वो है, याद रखिएगा, राव मालदेव। अच्छा, राव मालदेव याद रखिएगा, हसमत वाला राजा तो है ही, इसके अलावा राव मालदेव को कहा जाता है, याद रखिएगा, 52 युद्धों का विजेता। बहुत खास क्वेश्चन है। 52 युद्धों का विजेता आप जिसे कहते हैं वो है आपके कौन? राव मालदेव। अच्छा, इसके अलावा याद रखिएगा, पश्चिमी राजस्थान में सर्वाधिक जो दुर्ग बनाए हैं, पश्चिमी राजस्थान में सर्वाधिक दुर्ग बनाने वाला भी राजा यदि कोई है तो वो कौन है? राव मालदेव। राव मालदेव की चर्चा होती है तो आपके जहन में एक नाम राजकुमारी का जरूर आता है। आप कहेंगे सर आपको बताना है राव मालदेव की उस रानी का नाम बताइए जिसे इतिहास में रूठी रानी के नाम से आप जानते हैं। रूठी रानी का नाम क्या है? निम्न में से इतिहास में किसे रूठी रानी कहा गया है? बताइए, रूठी रानी किसे कहा गया? यहां पर बिल्कुल सही ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी इज करेक्ट आंसर है, राव मालदेव। बिल्कुल शाबाश सभी के, तैयारी बहुत अच्छी है आप सबकी, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। परमपिता परमेश्वर से आप सबके लिए यही मनोकामना है कि आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। आपकी मेहनत जो है, आपने जो इस कठिन समय के अंदर रहकर जो तैयारी की है, उसका परिणाम और आपका भविष्य उज्जवल हो। राव चंद्रसेन के साथ संघर्ष के दौरान अकबर ने किसे जोधपुर का प्रशासक नियुक्त किया था? आप सब जानते हैं, देखिए, अकबर ने हमारे राजपूताने के इतिहास में, देखिए, अकबर के समकालीन यदि हम बात करें ना, हमारा जो राजपूताना है उसकी एक झलक देखिए आप। जिस समय मुगल शासक अकबर है उस समय आप देखो जोधपुर के अंदर यानी मारवाड़ का राजा तो कौन है? आप कहेंगे सर चंद्रसेन। अकबर के समय मेवाड़ का राजा कौन है? आप कहेंगे सर महाराणा प्रताप। इसी समय बीकानेर का शासक कौन है? आप कहेंगे सर राय सिंह। और इसी समय आमेर, जो आगे चलकर जयपुर रियासत बनी, यहां के शासक कौन है? आप कहेंगे सर मान सिंह। मतलब उस समय के इन चार बड़ी रियासतों के ये चार राजा, चारों ही राजा जो है वो बहुत शक्तिशाली थे। चाहे मान सिंह की बात हो, चाहे आपके राय सिंह की बात हो, चाहे आपके चंद्रसेन की बात हो, चाहे प्रताप की बात हो, लेकिन इन चार में से दो अकबर के साथ थे और दो ऐसे थे जिन्होंने आजीवन कभी भी अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। तो आप सब जानते ही हैं, यानी कि चंद्रसेन और महाराणा प्रताप, इन्होंने कभी भी अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की और दो ऐसे थे जो अकबर के पास में थे। इसीलिए अकबर ने आमेर के मानसिंह को तो प्रताप के खिलाफ भेजा था और बीकानेर के राय सिंह को किसके खिलाफ भेजा था? चंद्रसेन के खिलाफ। याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट। तो यहां है कि राव चंद्रसेन के साथ संघर्ष के दौरान अकबर ने किसे जोधपुर का प्रशासक नियुक्त कर दिया था? अब मेरे हिसाब से इसका आंसर जो है वह आप सब विद्यार्थियों तक आ गया है, बहुत ही शानदार। याद रखिएगा, राय सिंह। ठीक है, तो ये चारों शासक अकबर सहित ये 500 समकालीन रहे हैं। अगला अगला है मारवाड़ की पन्ना किसे कहा जाता है? मारवाड़ की पन्ना किसे कहा गया है? सबसे पहले तो याद रखिएगा, पन्नाधाय। याद रखिएगा आप सब, इतिहास में पन्नाधाय को त्याग वे बलिदान की मूर्ति कहा गया है। त्याग वे बलिदान की मूर्ति, याद रखिएगा। पन्नाधाय ने मेवाड़ के कौन से महाराणा की रक्षा की थी?
ये क्वेश्चन आता है। कौन से महाराणा को बचाया था? तो आप कहेंगे सर पन्नाधाय ने मेवाड़ के जिस महाराणा को बचाया था वो है, आप सब जानते हैं, उदय सिंह। लेकिन इनको बचाने के लिए इन्होंने अपने पुत्र का बलिदान दिया था। तो कई बार एग्जाम में उस पुत्र का नाम भी पूछ लेता है। आप कहेंगे सर नाम है चंदन। करंट को लेकर आपकी किस प्रकार की तैयारी है? तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है आपके कि पन्नाधाय का पेनोरमा कहां पर है? पन्नाधाय का पेनोरमा, पेनोरमा के ध्यान रखेंगे आप, अच्छा क्वेश्चन बनता है। यहां पर है कि उसी प्रकार मारवाड़ की ऐसी कौन सी महिला है जिन्होंने एक महाराजा की रक्षा की थी? आप कहेंगे सर वो है घोराधाय। कौन है? घोराधाय। और घोराधाय ने अजीत सिंह को बचाया था। किसको बचाया था? अजीत सिंह को। अजीत सिंह तो आपने नाम सुना होगा, जिनको इतिहास में कान का कच्चा कहा गया है। अजीत सिंह जिन्हें क्या कहते हैं? कान का कच्चा। ये डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने कहा इनको, अजीत सिंह को। अजीत सिंह वे शासक हैं जिनकी मृत्यु पर इनकी चिता में पशु पक्षियों ने स्व इच्छा से प्राण त्याग दिए थे। याद रखेंगे आप। तो यहां पर ऑप्शन नंबर जो है वो क्या हो जाएगा? सी इज करेक्ट आंसर, घोराधाय। अगला, निम्नलिखित बीकानेर के शासकों में से किसने खानवा के युद्ध में राणा सांगा की ओर से भाग लिया था? देखिए, खानवा के युद्ध की हम बात करते हैं तो कुछ बातें तो बड़ी प्रसिद्ध रही है। जैसे खानवा के युद्ध में देखिए, प्रसिद्ध की यदि हम बात करेंगे तो मारवाड़ से कौन आया था? बीकानेर से कौन आया था? आमेर से कौन आया था? हालांकि और भी बहुत विशेष है, लेकिन ये तीन तो खास रहते हैं हमेशा। मारवाड़ से याद रखिएगा राजा नहीं आया था, राजा का पुत्र आया था जिसका नाम है कुंवर मालदेव। बीकानेर से भी याद रखेंगे आप, राजा नहीं आया था, कुंवर कल्याणमल आया था। आमेर से राजा आया था, याद रखिएगा, पृथ्वीराज कछावा। खानवा के युद्ध में वीर गति पृथ्वीराज कछावा, याद रखेंगे आप। लेकिन खानवा के युद्ध से सांगा को बाहर लेकर भी जाने वाले यही थे, पृथ्वीराज कछावा और मालदेव। तो यहां पर है कि बीकानेर से कौन? तो आप कहेंगे सर राव कल्याणमल। ठीक है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी इज करेक्ट आंसर। अगला, नरेंद्र मंडल का प्रथम चांसलर कौन था? बहुत अच्छा और बेहतरीन सा क्वेश्चन है। नरेंद्र मंडल हमारे पूरे भारत के अंदर जितनी भी रियासतें थी उन रियासतों के राजाओं के लिए एक मंडल बनाया गया था जिसका नाम रखा गया था नरेंद्र मंडल, जिसे आप कहते हैं चेंबर ऑफ प्रिंसेस। याद रखिएगा, चेंबर ऑफ प्रिंसेस, राजकुमारों का कक्ष, राजकुमारों का कक्ष है। तो सबसे पहले तो नरेंद्र मंडल की स्थापना कब हुई है? तो याद रखिएगा, स्थापना हुई है 1921 में। यानी कि जितनी भी रियासतें हैं उन सभी रियासतों के राजाओं के लिए एक मंडल बनाया गया था, चेंबर ऑफ प्रिंसेस, जहां पर आकर वो अंग्रेजों के सामने अपनी बात रखा करते थे। पूछा जा रहा है इसका प्रथम चांसलर कौन था? याद रखिएगा, प्रथम चांसलर जो बने वो थे महाराजा गंगा सिंह। कौन थे? महाराजा गंगा सिंह। ऑप्शन नंबर है बी। ठीक है, चलिए अगला। अगला है, मुगलों से वैवाहिक संबंध करने वाला प्रथम राजपूत राज परिवार कौन सा था? बताइए, मुगलों से वैवाहिक संबंध, मुगलों से वैवाहिक संबंध करने वाला प्रथम राजपूत राज परिवार कौन सा था? तो आप कहेंगे सर मुगलों से वैवाहिक संबंध स्थापित करने वाली रियासत यदि आपसे पूछा जाए तो याद रखिएगा आमेर या जयपुर रियासत। इन्हीं का वंश जो है वो कौन सा है? तो आप कहेंगे सर कच्छा वंश। याद रखिएगा, कच्छा वंश के शासक हैं जिनका नाम है भारमल। भारमल की एक पुत्री है जिसका नाम है,
याद रखिएगा हरकाबाई। हरकाबाई वेडिंग टू याद रखिएगा अकबर। ये जो विवाह है याद रखिएगा प्रथम मुगल राजपूत विवाह है। कौन सा है? प्रथम मुगल राजपूत विवाह है हरकाबाई टू अकबर। सेकंड ग्रेड में क्वेश्चन आया था कि इनका जो विवाह है वो कब हुआ, तो 6/2/1562 पूछा गया कहां पर हुआ, तो याद रखिएगा सांभर। ये सेकंड ग्रेड के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है, याद रखेंगे आप। ठीक है, बताइए। ठीक है, तो यहां जो पूछा गया ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी इज द करेक्ट आंसर, याद रखेंगे। अगला अगला है प्रथम बार 7 हजारी के मनसब और मिर्जा राजा की उपाधि प्राप्त करने वाला आमेर का शासक कौन था। देखिए यहां पर दो बातें पूछ रही है। एक तो आपसे पूछा जा रहा है 7 हजार मनसब, 7 हजार मनसब, और एक पूछा जा रहा है मिर्जा राजा। ये दोनों ही प्राप्त करने वाला शासक कौन है और ये दोनों ही उपाधि देने वाला मुगल शासक कौन है। दोनों तरीके के क्वेश्चन बनते हैं, ध्यान रखेंगे आप। तो देखिए 7 हजार मनसब और मिर्जा राजा, आप कहेंगे सर नाम है मिर्जा राजा मानसिंह। कौन है? मानसिंह, याद रखेंगे। और इस मानसिंह को आप मानसिंह फर्स्ट भी कह सकते हैं, क्योंकि एक सवाई मानसिंह और हुए हैं, ये मानसिंह फर्स्ट है। तो इनको 7 हजार की मनसब और मिर्जा राजा की उपाधि देने वाला जो मुगल शासक है वो कौन था? अकबर। याद रखिएगा अकबर ने किस व्यक्ति को एक और उपाधि दी थी जिसका नाम है फरजंद। फरजंद की उपाधि किसे दी थी? तो भी याद रखिएगा मानसिंह फर्स्ट। अच्छा, क्वेश्चन ये भी आया था कि 7 हजार मनसब प्राप्त मानसिंह फर्स्ट की इसी मनसबदारी को कम करने वाला मुगल शासक कौन था? मनसबदारी को कम करने वाला, यानी कि मनसबदारी घटा दी थी, वो कौन था? तो याद रखिएगा वो मुगल शासक था जहांगीर। जहांगीर ने मानसिंह फर्स्ट की जो 7 हजार मनसब अकबर द्वारा दिए गए थे उनको घटा के 5 हजार कर दिए थे, याद रखेंगे आप। ठीक है, अगला जयपुर को गुलाबी रंग निम्न में द्वारा दिया गया, यानी कि जयपुर को जो गुलाबी रंग है वो किस राजा ने दिया था, यानी कि किस राजा द्वारा जयपुर को गुलाबी रंग में रंगवाया गया था। इसलिए तो आपसे पूछा जाता है, देखो गुलाबी शहर किसे कहते हैं, नीला शहर किसे कहते हैं, कमेंट करते रहिए आप। सफेद शहर किसे कहते हैं, आंसर बताते रहिए। पीला शहर किसे कहते हैं, रेड डायमंड सिटी किसे कहते हैं, रेड डायमंड सिटी। गुलाबी शहर आप कहेंगे सर जयपुर हो जाएगा। नीला शहर याद रखिएगा जोधपुर हो जाएगा। सफेद शहर उदयपुर हो जाएगा। पीला शहर जैसलमेर हो जाएगा। लाल की बात करेंगे रेड डायमंड सिटी तो धौलपुर हो जाएगा। यहां पर पूछा गया है कि जयपुर को गुलाबी रंग, तो आप कहेंगे सर हो जाएगा सवाई राम सिंह सेकंड। ऑप्शन नंबर जो है वो क्या हो जाएगा, सी इज द करेक्ट आंसर, याद रखेंगे आप। ठीक है, सी इज द करेक्ट आंसर। अगला जयपुर के किस शासक ने ब्रजनिधि उपनाम से कविताओं की रचना की थी। ये भी एक अच्छा खासा बेहतरीन सा, दो उपाधि है इतिहास में। एक तो आप पढ़ते हैं ब्रजनिधि की, और एक ऐसी उपाधि और है वो नाम है ब्रजराज, ब्रजराज की उपाधि। एक तो ब्रजनिधि की उपाधि किसे है और एक ब्रजराज की उपाधि किसे है। दोनों ही अच्छे क्वेश्चन है, बताइए ब्रजनिधि की उपाधि किसे है और ब्रजराज की जो उपाधि है वो भी किसे है। ये इस प्रकार से आपके सामने दो क्वेश्चन है। तो आप कहेंगे सर ब्रजनिधि की उपाधि तो है, याद रखिएगा सवाई प्रताप सिंह, और ब्रजराज की उपाधि है याद रखिएगा बदन सिंह को। यहां पर ऑप्शन नंबर क्या है, ए इज द करेक्ट आंसर, याद रखेंगे। हाँ दोनों याद रखेंगे, वो बदन सिंह है। ठीक है, अगला अजय मेरू शहर की नींव किसने रखी। अजय और मेरू, अजय प्लस मेरू,
मेरू का अर्थ आप जरूर याद रखिएगा अरावली है, और अजय यानी कि यहां पर अजय राज की बात है। अजय राज द्वारा याद रखिएगा इसी अरावली में 1113 ईस्वी में एक नगर बसाया गया था जो आपके क्या कहलाया था, अजय मेरू। याद रखेंगे आप, अजय राज द्वारा 1113 ईस्वी में अरावली की गोद में एक शहर बसाया जिसका नाम है अजय मेरू, अजमेर। अजय मेरू किला भी कह सकते हैं आप, ठीक है। हाँ, ये शब्दावली क्या है, कई बार आ जाते हैं, जैसे मरु का मतलब तो हो जाता है मरुस्थल, मेरू का मतलब हो जाता है अरावली, माल का मतलब हो जाता है पठार। आप जब राजस्थान जियोग्राफी पढ़ते हैं तब आप पढ़ते हैं राजस्थानी साहित्य के अनुसार भौगोलिक विभाजन। आजकल आप ये भी पढ़ते रहे, साहित्य के अनुसार भी पढ़ते रहे, राजस्थानी के अनुसार भी क्वेश्चन बनते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए। अगला अगला है, इनमें से किस वर्ष में तराइन का प्रथम युद्ध लड़ा गया था। तराइन का प्रथम युद्ध, देखिए बात यहां पर हो रही है तराइन की, बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। हो सकता है कि एग्जाम में आपके तराइन युद्ध ही आए, क्योंकि ऐतिहासिक घटना है, तो घटना ये इतिहास की सबसे बड़ी है। तराइन का युद्ध, तराइन के वैसे तो इतिहास में 3 युद्ध हुए हैं, याद रखिएगा, हमारे लिए 2 इंपॉर्टेंट है, एक तो पानीपत का प्रथम युद्ध और एक द्वितीय। पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया है 1191 के अंदर, और दूसरा लड़ा गया है 1192 के अंदर। याद रखेंगे ये जो दोनों युद्ध हैं, तराइन का प्रथम या द्वितीय, ये दोनों युद्ध जिनके मध्य हुए हैं वो है पृथ्वीराज चौहान वर्सेज मोहम्मद गोरी। पृथ्वीराज चौहान वर्सेज मोहम्मद गोरी। अभी तक यहां से कितने प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं, तराइन का पहला कब हुआ, तराइन का दूसरा कब हुआ, तराइन का प्रथम किन के मध्य हुआ, तराइन का दूसरा किन के मध्य हुआ। अब क्वेश्चन बनता है कि कौन सा युद्ध पृथ्वीराज चौहान ने जीता था और कौन सा युद्ध इनमें से गोरी ने जीता था। याद रखिएगा पृथ्वीराज चौहान ने तराइन का प्रथम युद्ध विजय किया था, जबकि गोरी ने, याद रखिएगा, तराइन का दूसरा युद्ध विजय किया था। यह भी पूछ रखा है पहले में कौन जीता, दूसरे में कौन जीता, ठीक है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर याद रखिएगा क्या हो जाएगा, बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अगला, रणथंबोर के चौहान राजवंश के संस्थापक कौन थे, बताइए। यानी कि रणथंबोर का जो चौहान राजवंश आप पढ़ते हैं, पूछा जा रहा है यहां पर कि उसके संस्थापक कौन है, बताइए। देखिए चौहान राजवंश, चौहान राजवंश का संस्थापक कौन है, तो आप पढ़ेंगे वासुदेव चौहान। चौहान राजवंश का संस्थापक कौन है, याद रखेंगे वासुदेव चौहान, ठीक है, ये जरूर याद रखेंगे आप। चौहान राजवंश में यदि आपको पूछा जाए अजमेर में चौहानों का संस्थापक कौन है, तो आप कहेंगे सर अजयराज। कौन है, अजयराज। चौहान राजवंश में आपको पूछा जाए कि रणथंबोर में चौहानों का फाउंडर कौन है, तो आप कहेंगे सर गोविंदराज। चौहानों में आपको पूछा जाएगा कि जालोर में जो सोनगरा चौहान है उनका फाउंडर कौन है, तो आप कहेंगे सर कीर्तिपाल। पूछने में आपको पूछ लेगा नाडोल के अंदर चौहानों का फाउंडर कौन है, तो आप कहेंगे सर लक्ष्मण चौहान। शिरुई के अंदर चौहानों का फाउंडर कौन है, चलो ये आप कमेंट करके बता दो, शिरुई के अंदर। तो यहां पर ऑप्शन नंबर जो है वो क्या हो जाएगा, याद रखेंगे आप, ए इज ए करेक्ट आंसर, ठीक है। बताइएगा शिरुई के अंदर चौहान राजवंश का फाउंडर कौन है। अगला, अजमेर के पास स्थित पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण किसने करवाया। अजमेर के पास पुष्कर में एक मंदिर बना हुआ है वराह मंदिर, उसका जो निर्माण है वो किसने करवाया था, बताइए। ये आपसे पूछा जा रहा है। देखिए वैसे तो हम चर्चा करें तो वराह मंदिर 2 है, एक तो याद रखिएगा मेवाड़ में आप पढ़ते हैं अल्लड़ द्वारा निर्मित है, और एक वराह मंदिर जो है वो अरुणाराज द्वारा निर्मित है। और अरुणाराज ने जो वराह मंदिर बनाया है वो कहां पर है, याद रखिएगा अजमेर में। ये वराह मंदिर वही मंदिर है जिसकी मूर्ति को जहांगीर ने समुद्र में फेंकवा दिया था,
भाई जैसे क्वेश्चन आता है ना आपके सामने, कमेंट करके बताइए कि कर्नल जेम्स टोड ने लंदन जाते समय कौन से शिलालेख को समुद्र में फेंकवा दिया, बताइए। याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला, किस शासक की धनुर्विद्या का उल्लेख 1287 ईस्वी में आबू के पाटन नारायण मंदिर के शिलालेख में मिलता है? किस शासक की धनुर्विद्या का उल्लेख मिलता है? तो आप कहेंगे सर धनुर्विद्या का उल्लेख है और बात आबू की है जी, आप कहेंगे सर वो है धारावरस। ऑप्शन नंबर याद रखिएगा, वो हो जाएगा आपके सामने, डी इज द करेक्ट आंसर। बिल्कुल मानमोरी शिलालेख है जिसको समुद्र में फेंकवा दिया था। मालवा के शासक महमूद खिलजी से संघर्ष करने वाला वीर सिंह निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? देखिए, महमूद खिलजी से संघर्ष करने वाला जो वीर सिंह है वो किससे संबंधित था, यह आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, बताइए। भाई बूंदी का चौहान शासक था ये, नाडोल का चौहान शासक था, रणथंबोर का चौहान शासक था, या फिर शिरोई का चौहान शासक था, बताइएगा। मालवा के शासक महमूद खिलजी से संघर्ष करने वाला वीर सिंह जो है वो आपके कौन से चौहान शासक थे? याद रखिएगा, बूंदी का चौहान शासक। कौन था? बूंदी का चौहान शासक। अगला, करौली के किस महाराजा को मुगल शासक अकबर ने देव बहादुर की उपाधि से सम्मानित किया था? देव बहादुर की उपाधि, बात हो रही है करौली। याद रखिएगा, करौली का जो प्राचीन नाम है वो क्या है? तो याद रखिएगा कल्याणपुर। करौली जिसे आप कहते हैं डांग की रानी, याद रखिएगा। देव बहादुर की उपाधि से अकबर ने करौली के किस शासक को सम्मानित किया था? याद रखिएगा गोपाल दास। अच्छा, करौली की बात हो रही है, करौली से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, करौली का वह शासक कौन है जिन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि की थी? वो कौन सा शासक है? एक तो क्वेश्चन आता है ये। करौली से ही रिलेटेड एक क्वेश्चन बनता है कि 1857 के समय शासक कौन था? लीजिए, करौली का वे शासक जिन्होंने सर्वप्रथम ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि की थी। याद रखिएगा, वो जो शासक था वो तो था हरबख्शपाल सिंह। लेकिन 1857 के समय कौन था ये आप बताइएगा भाई, है ना। 1857 के समय कौन था ये तो आप बताएंगे। अगला, बूंदी रियासत के अंतिम आधिकारिक शासक कौन थे? बूंदी के अंतिम आधिकारिक शासक कौन थे बूंदी रियासत के? बूंदी रियासत के अंतिम आधिकारिक शासक कौन थे, यह पूछा जा रहा है आपसे, बताइएगा। तो आप कहेंगे सर बूंदी रियासत बहादुर सिंह। भाई एकीकरण के समय की तो बात है ये, वैसे ना पूछ के वो वैसे पूछ लिया, ठीक है। भरतपुर के जाट रियासत के संस्थापक कौन थे, बताइए। भरतपुर के जाट रियासत के संस्थापक कौन थे? चूड़ामन, राजाराम, सूरजमल या बदन सिंह, बताइए। देखिए, एक तो ये आता है और एक भरतपुर के अंदर जो किला बना हुआ है ना लोहागढ़, ये भी पूछा जाता है लोहागढ़ किले के निर्माता कौन है? दोनों ही प्रकार के क्वेश्चन आते हैं लोहागढ़ किले के, ये भी आता है, ठीक है। हाँ, लोहागढ़ किला किसने बनाया? तो आप कहेंगे सर जाट महाराजा सूरजमल। याद रखिएगा, जिनको जाटों का प्लेटो या अफलातून कहते हैं, अफलातून किसे कहते हैं? जाट महाराजा सूरजमल, ठीक है। यहां पर जो पूछा गया है वो हो जाएगा आपके सामने ऑप्शन नंबर ए, चूड़ामन। अगला, राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ कहां पर स्थित है? लीजिए, राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ कहां स्थित है? आप कहेंगे सर राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ जिसे कहा गया है वो है भीमलाट। किसे कहा गया है? भीमलाट को। ये भीमलाट जिस किले में है वो है, याद रखिएगा, बयाना किला। इस भीमलाट का निर्माण जिसने करवाया है वो है, याद रखिएगा, विष्णुवर्धन वरिक ने करवाया।
इसीलिए आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्न में से बयाना में कौन सा वंश हुआ है। पूछा जाए बयाना में कौन सा वंश हुआ है, तो याद रखिएगा वरिक वंश हुआ है। बयाना में कौन सा वंश हुआ है? वरिक वंश। ठीक है, और ये किसके समय की बात है? समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त के समय की बात है। तो यहां पर तो हो गया है आंसर बी, लेकिन आप में से कौन बताएगा राजस्थान का दूसरा विजय स्तंभ कौन सा है? क्योंकि आजकल ठंडा ही 2 नंबर ज्यादा पूछे। दूसरा विजय स्तंभ, दूसरी चोटी, दूसरा सर्वोच्च पठार, 2 नंबर की बात। तो राजस्थान का दूसरा विजय स्तंभ कहां पर है? कमेंट करिएगा। बताएंगे आप? दूसरा विजय स्तंभ, शाबाश। दूसरा विजय स्तंभ याद रखेंगे आप, बिल्कुल बहुत ही शानदार। और जिन विद्यार्थियों को थोड़ा थोड़ा सा कंफ्यूज है वो याद रखेंगे मंडोर, जोधपुर। चित्तौड़वाड़ा प्रसिद्ध है, याद रखिएगा, राजस्थान का प्रसिद्ध है। अगला, काम प्रबोध एवं श्राद्ध प्रयोग चिंतामणि ग्रंथों की रचना किस शासक के काल में हुई थी? कौन से राजा के काल की ये बात है? महाराणा कुंभा है। याद रखिएगा, महाराणा कुंभा से क्वेश्चन आए तो आपको याद रखना है सर्वाधिक संगीत ग्रंथों की रचना करने वाला कोई शासक था, तो याद रखिएगा वो कुंभा है। ठीक है, इसका भी ध्यान रखना। यहां पर काम प्रबोध, श्राद्ध प्रयोग, चिंतामणि, ये जो है ये है आपके महाराजा अनूप सिंह। किसके समय की बात है? महाराजा अनूप सिंह की बात है, याद रखेंगे। महाराजा अनूप सिंह कहां के शासक हैं? तो आप कहेंगे सर बीकानेर। इन्हीं के समय तो 2 परिवारों को शरण मिली थी, अनूप सिंह द्वारा ही तो शरण दी गई थी। किन किन को? एक तो उस्ता परिवार और एक है आपके मथेरण परिवार। याद रखिएगा, अनूप सिंह द्वारा ही 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर बनाया गया। 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर। तो 33 करोड़ देवी देवताओं का जो मंदिर है वो अनूप सिंह द्वारा कहां बनाया गया है? जूनागढ़ में। लेकिन आप कमेंट करके बताइए 33 करोड़ देवी देवताओं की शाल कहां है? 33 करोड़ देवी देवताओं की शाल ये कहां पर है? होल ऑफ हीरोज कहां है? मतलब ऐसे पूछा जाता है कई बार, ये कहां पर है आप बताइएगा कमेंट करके। और कंफ्यूजन भी नहीं रखना है ना। चलिए शाबाश, बहुत ही शानदार। याद रखेंगे 33 करोड़ देवी देवताओं की जो शाल है वो आपके कहां पर है? मंडोर। शाबाश। अगला, अकबर द्वारा दिसंबर 1584 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसे महाराणा प्रताप को पकड़कर मुगल दरबार में पेश करने का कार्य सौंपा गया था? पकड़ा नहीं गया कि आप जाइए और लाइए। बात है दिसंबर 1584 की। बताइए, मिर्जा हाकिम, शाहबाज खां, मान सिंह या राजा जगन्नाथ का छावा? देखिए, यदि हम चर्चा करें कि अकबर द्वारा प्रताप के खिलाफ किन किन लोगों को भेजा गया था, किन किन लोगों को भेजा गया था, तो देखिए आप सबसे पहले वो 4 तो शिष्टमंडल आपको याद ही रखना है भाई। सबसे पहले जलाल खां कोरची, फिर गया था मान सिंह, फिर गए थे भगवंत दास, फिर गया था टोडरमल। ये 4 तो शिष्टमंडल के रूप में गए थे, 4 शिष्टमंडल के रूप में। इसके बाद में यदि हम चर्चा करेंगे तो हल्दी घाटी युद्ध में तो गए थे मान सिंह, लेकिन हल्दी घाटी युद्ध के बाद में जिस बंदे को भेजा गया था वो था आपके शाहबाज खां। फिर भेजा गया था अब्दुल रहीम खान ए खाना, और अंत में जिसे भेजा गया था वो थे आपके जगन्नाथ कछावा।
तो शुरुआत भी याद रखेंगे जे से जलाल खां और अंत में भेजा गया था जे से जगन्नाथ। यहां पर यह अंतिम समय की बात ही हो रही है कि सबसे अंत में, तो याद रखिएगा जगन्नाथ का छवा। ऑप्शन नंबर क्या है, वह है डी इज करेक्ट आंसर, याद रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी इज करेक्ट आंसर। अगला, निम्नलिखित में से कौन जयवंश महाकाव्यम का लेखक है। पहले आप आराम से पुस्तक को पढ़िए। पुस्तक कह रही है जयवंश महाकाव्यम, बताइए जयवंश महाकाव्यम। श्री कृष्णराम भट्ट, सीताराम भट्ट, अंबिका दत्त व्यास या मधुसूदन ओझा। हाँ, जगन्नाथ का छावा की बिल्कुल है, 32 खंभों की छतरी बनी हुई है। एक 32 खंभों की छतरी आपके रणथंबोर में भी है, बिल्कुल सही है। यहां पर पूछा जा रहा है जयवंश महाकाव्यम के जो लेखक हैं वो कौन है, तो आप कहेंगे सर वो है सीताराम भट्ट। ऑप्शन नंबर जो है वो है आपके सामने बी इज करेक्ट आंसर, याद रखेंगे। ठीक है, अगला अगला है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और सही उत्तर का ऐतिहासिक घटनाओं से रिलेटेड बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। स्टार लगेगा, हो सकता है कोई इस प्रकार का क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाए सेम। अब इसका आंसर आप सब विद्यार्थियों को ही बताना है। बताइए, जितने विद्यार्थी जुड़े हुए हैं सारे के सारे विद्यार्थी इसका आंसर बताएंगे। हाँ, आप कहेंगे तो मैं सन लिख देता हूं, कौन सा युद्ध कब लड़ा गया है ना। देखिए, यह है गिरी सुमेल का युद्ध, लड़ा गया है 1544 में। क्योंकि ये 4 युद्ध देखकर पूछ लेगा निम्न में से दिए गए युद्धों को सही क्रम में जमाइए। खानवा का युद्ध आप कहेंगे सर 1527, खातोली का युद्ध आप कहेंगे सर 1517, तराइन का युद्ध आप कहेंगे सर 1191, 1191, 1517, 1527, 1544। लीजिए सॉल्व करते। सबसे पहले इस प्रकार के क्वेश्चन यदि आए एग्जाम में तो आपको सबसे पहले याद रखिएगा उस बिंदु को ढूंढना है जो आप जानते हैं। आप कहेंगे सर इसमें तराइन का युद्ध आपको आता है, तराइन का युद्ध लड़ा गया है पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद घोरी, यानी कि डी में 3, डी के अंदर 3। आप कहेंगे सर इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, एक ऑप्शन है, हो गया। तो एग्जाम हॉल में तो आप इसी प्रकार से सोल्व करेंगे। ठीक है, बाकी देखिए गिरीशमेल का युद्ध मालदेव और शेरशाह सूरी के मध्य हुआ, खानवा का युद्ध आप सब जानते हैं सांगा और बाबर के मध्य हुआ, खातोली का युद्ध सांगा और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ। ठीक है, एक बार फटाफट रिवीजन कर लीजिए कौन सा युद्ध कब हुआ, किन किन के मध्य हुआ, क्योंकि यहां से क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा आपको। किस वर्ष में पृथ्वीराज तृतीय में महोबा के शासक चंदेल को हराया था। यहां पर जिस युद्ध की बात हो रही है वो है महोबा का युद्ध, महोबा युद्ध जिसे आप कहते हैं तुमुल का युद्ध, ऐसा युद्ध जो रात्रि काल में लड़ा गया है। अच्छा, महोबा या तुमुल का युद्ध जो है वो किन के मध्य हुआ है, तो आप कहेंगे सर ये वही युद्ध है जिसमें परमर्दी देव चंदेल वर्सेस पीसी थर्ड यानी पृथ्वीराज चौहान तृतीय, जिसमें विजय हुए थे पृथ्वीराज, जिसके अंदर परमर्दी देव चंदेल के 2 सेनापति आला और उदल लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए थे, याद रखिएगा। तो यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि ये जो महोबा का युद्ध है ये कब लड़ा गया, तो आप कहेंगे सर 1182 में। ऑप्शन नंबर क्या है, बी, 1182 में। बिल्कुल शाबाश सभी के। चलिए आगे। अगला, क्रांतिकारी जिसने अपने कैरियर की शुरुआत चोमू के ठाकुर के निजी सचिव के रूप में की थी, यानी ऐसे कौन से क्रांतिकारी हैं जिन्होंने अपने जीवन की जो शुरुआत है वो चोमू के ठाकुर जो हैं, देवी सिंह नाम भी है, देवी सिंह के निजी सचिव के रूप में कार्य किया। देखिए यहां पर जिन व्यक्तियों की बात हो रही है ना, उनका एक बहुत अच्छा कोटेशन है। उन्होंने कहा था कि यदि अर्जुन लाल नौकरी करेगा तो फिर इन अंग्रेजों को भारत से बाहर कौन निकालेगा। यानी कि यहां पर जिन क्रांतिकारी की बात हो रही है वो है आपके कौन, अर्जुन लाल सेठी। अर्जुन लाल सेठी आप सब जानते हैं जिनको राजस्थान का दधीची कहा जाता है, राजस्थान का दधीची, जिन्होंने जयपुर के अंदर सर्वप्रथम जन जागृति लाने का कार्य किया था
और जैन वर्धमान विद्यालय की स्थापना की थी? जैन वर्धमान विद्यालय की स्थापना की थी, जहां पर क्रांतिकारी प्रशिक्षण भी दिया जाता था। इसलिए आप पढ़ते भी हैं अर्जुन लाल सेठी को जेल भी हुई थी। कमेंट करके बताएंगे ये कौन सी जेल में थे? अर्जुन लाल सेठी निम्न में से कौन सी जेल में कैद थे? हाँ, तो याद रखिए चोमू, चोमू है आपके जयपुर में। बिल्कुल सही है। कौन सी जेल में थे फटाफट बताइए। अर्जुन लाल सेठी कौन सी जेल में थे? बिल्कुल शाबाश, वेलूर जेल में। कई बार क्या होता है क्रांतिकारी जेल विषय से भी क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, अगला, निम्न में से कौन से राजपूत सरदार खानवा के युद्ध में बाबर के विरुद्ध राणा सांगा के पक्ष में लड़े थे? इनमें से ऐसे कौन से हैं जो राणा सांगा के पक्ष में थे? बताइए। सबसे पहले तो बात हो रही है खानवा के युद्ध की, लड़ा गया है 17 मार्च 1527। लेकिन याद रखिएगा वीर विनोद के अनुसार खानवा कब लड़ा गया है? वो लड़ा गया है 16 मार्च 1527। बाबर के विरुद्ध राणा सांगा के पक्ष में लड़े। पहला ऑप्शन है राजा भारमल, लेकिन याद रखेंगे यहां पर ऑप्शन में दे दिया, सॉरी कोष्टक में दे रखा है ईडर, ईडर से भारमल आया था, पढ़ते हैं आप, ये तो सही है। फिर वीरमदेव मेड़तिया, मेड़ता से थे कौन? वीरमदेव मेड़तिया। राव बिक्का, अब बिक्का के समय की तो बात ही नहीं है, 1488 के अंदर बीकानेर बसा था, 1527 की बात हो रही है, ना लोणकर्ण था। तो 1 और 2 ऑप्शन नंबर क्या है यहाँ पर? ए इज ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। अगला, उन 2 राजपूत नेताओं को पहचानिए जिन्होंने मालदेव के विरुद्ध शेरशाह सूरी से गठजोड़ कर लिया था। मालदेव के खिलाफ जाकर शेरशाह सूरी के साथ गठजोड़ किया था। लोणकर्ण और जेतसी थे, लोणकर्ण और कल्याणमल थे, वीरमदेव और कल्याणमल थे, वीरमदेव और राव जेतसी थे। देखिए मालदेव के बारे में एक बात आप जानते हैं कि इन्होंने जीवन में 52 युद्ध जीते, इसलिए आप पढ़ते हैं 52 युद्धों का विजेता। लेकिन 52 युद्धों से इन्होंने 58 परगने जीते थे। कितने परगने जीते थे? 58 परगने। और इन परगनों में मेड़ता भी शामिल था और याद रखिएगा बीकानेर भी शामिल था। इसीलिए मेड़ता से वीरमदेव और बीकानेर से कल्याणमल, ये दोनों ऐसे थे जिन्होंने गिरी सुमेल के युद्ध में मालदेव के खिलाफ जाकर शेरशाह सूरी से गठजोड़ कर लिया था। आप सब जानते हैं, याद रखिएगा गिरी सुमेल के युद्ध की बात है ये। अगला, बीकानेर के अनूप सिंह को औरंगजेब ने किस उपाधि से सम्मानित किया है? बीकानेर के जो अनूप सिंह है, क्योंकि अनूप सिंह जो है वो औरंगजेब के समय दक्षिण भारत अभियान पर गए थे। औरंगजेब ने किस उपाधि से अनूप सिंह को नवाजा था? अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे आप। ठीक है, बिल्कुल शाबाश। उपाधि जो दी गई है वो है माही मृत्यु की। ऑप्शन नंबर है ए इज करेक्ट आंसर, बिल्कुल शाबाश। एक कमेंट करके बताइए बीकानेर के कौन से शासक हैं जिनको जांगलदर बादशाह की उपाधि है? जांगलदर बादशाह की उपाधि किसे दी गई है? बीकानेर जिसका प्राचीन नाम याद रखिएगा क्या है? जांगल प्रदेश। पूछा जाए जांगल प्रदेश की राजधानी क्या थी? याद रखेंगे आप कि बीकानेर का प्राचीन नाम जांगल प्रदेश और जांगल प्रदेश की राजधानी अई छतरपुर। अब आप बताइए अई छतरपुर किसे कहा गया है वर्तमान में? बताइएगा, ये आप बताइए। शासक बताया आपको, बीकानेर के शासक कर्ण सिंह है। ये तो बीकानेर के शासक हैं कर्ण सिंह, जिनको उपाधि है कौन सी? जांगलदर बादशाह की। काफी बार आया इधर, माही भरातेव की उपाधि भी काफी बार आया है। ठीक है, हाँ चलिए शाबाश। अगला, अगला है निम्नलिखित में से किन अफसरों की हत्या 15 अक्टूबर 1857 को कोटा की विद्रोही राजकीय सेना ने की थी? देखिए यहां पर जिस विद्रोह की बात हो रही है वो है कोटा का विद्रोह। कौन सा है? कोटा का विद्रोह। कोटा का विद्रोह कब हुआ? तो आप कहेंगे सर 15 अक्टूबर 1857। इस समय कोटा के शासक कौन थे बताइएगा? कोटा के शासक कौन थे? इस कोटा के विद्रोह में जो जो अंग्रेज
मारे गए थे वो कौन कौन से थे? तो देखिए, एक तो कोटा का आप सब जानते हैं पॉलिटिकल एजेंट, जिसका नाम क्या था? आप कहेंगे सर मेजर बर्टन मारा गया, ठीक है। दो डॉक्टर मारे गए थे, आपको पता हो तो। एक का नाम तो था डॉक्टर शेविट कोटम, और एक का नाम था डॉक्टर सेडलर। और इसके अलावा मेजर बर्टन के दो पुत्र भी तो मारे गए थे। क्या नाम थे? एक का नाम था फ्रैंक, दूसरे का है ऑर्थर। ये भी मारे गए थे। तो कोटा के विद्रोह में ये सारे मारे गए थे, ठीक है। याद रखेंगे कौन कौन से? सेडलर हो जाएगा, मेजर बर्टन हो जाएगा, दो ही, दो और तीन। ऑप्शन नंबर क्या है? बी। याद रखेंगे आप। अगला, राजस्थान एकीकरण के विभिन्न चरणों एवं तत्संबंधी तिथियों का निम्न में से असंगत युग्म कौन सा है? यहां पर आपके सामने एकीकरण के चरण और उनकी डेट, मतलब हो सकता है कि आपके एग्जाम में बस इतना सिंपल सा क्वेश्चन आ जाए कि राजस्थान के एकीकरण में कुल कितने चरण हैं। अब ये तो आप बता ही देंगे, बता दीजिए राजस्थान के एकीकरण में कुल कितने चरण। क्योंकि चरण से रिलेटेड क्वेश्चन बनेगा तो इतिहास में दो ही क्वेश्चन बनते हैं। क्योंकि एक तो ये बनता है कि राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में हुआ, और एक बनता है बिजोलिया किसान आंदोलन कितने चरणों में हुआ। बिजोलिया जो आंदोलन है वो कितने चरणों में हुआ, बताइए। ये कितने चरणों में हुआ और ये कितने चरणों में? राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में हुआ था तो आप सब जानते ही हैं, और 7 चरण। पहले चरण की डेट आप सब जानते हैं, वो है आपके 18 मार्च 1948। दूसरे की आप जानते हैं 25 मार्च 1948। तीसरे की आप जानते हैं 18 अप्रैल 1948। तो तीन तो 48 में ही है। चौथा है 30 मार्च 1949, याद रखेंगे। पांचवा है आपके 15 मई 1949, याद रखेंगे। छठा है आपके 26 जनवरी 1950। सातवां है 1 नवंबर 1956। पूछा गया है कौन सा इनमें से गलत है, बस कौन सा गलत है। तो आप कहेंगे सर यहां पर जो गलत है वो है आपके, ये रहा तीसरा चरण, क्योंकि तीसरा चरण हुआ है 18 अप्रैल 1948 को, ठीक है। बिल्कुल, बहुत ही शानदार सभी। अगला, गुर्जर प्रतिहार वंश के किस शासक ने अपने पराक्रम से गुर्जरों की प्रतिष्ठा को पुनः स्थापित किया था? नागभट्ट फर्स्ट है, देवराज है, ककुक है, या नागभट्ट सेकंड है? यहां पर किसकी बात हो रही है? गुर्जर प्रतिहार वंश के किस शासक ने अपने पराक्रम से गुर्जरों की प्रतिष्ठा को पुनः स्थापित कर लिया था, बताइएगा। बिल्कुल शाबाश, याद रखिएगा नागभट्ट। कौन सा है? नागभट्ट। कुंभा का गुजरात के साथ संघर्ष का प्रारंभिक कारण क्या था? ईडर की समस्या, चुंडाकू शरण, नागौर विवाद, या गुजरात द्वारा बूंदी के साथ संधि? बताइए। कुंभा का गुजरात के साथ संघर्ष का प्रारंभिक कारण क्या था, बताइए, बता दीजिए कि कुंभा का गुजरात के साथ संघर्ष का प्रारंभिक कारण क्या था। तो आप अक्सर पढ़ते हैं कि सर वो था नागौर विवाद। कौन था? नागौर विवाद। कुंभा, याद रखिएगा, जिनको स्थापत्य कला का जनक कहते हैं, आप स्थापत्य कला का जनक कहते हैं। पिछला क्वेश्चन वापस देखें क्या एक बार, क्या हुआ? गुर्जर प्रतिहार वंश के किस शासक ने अपने पराक्रम से गुर्जरों की प्रतिष्ठा को पुनः स्थापित किया था? सही है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अगला, करमसोत कुल निम्न में से कौन से राजवंश से संबंधित है, बताइएगा। करमसोत जो है वो कौन से राजवंश से संबंधित? देखिए, एक तो आपके सामने आ जाता है करमसोत, एक आपके सामने नाम आ जाता है ऐसे ही, याद रखिएगा, मेड़तिया,
एक नाम आ जाता है रायमलोथ। तो ये सारे सारे जो हैं ये किस राजवंश से संबंधित हैं? तो आप कहेंगे सर ये सारे सारे जो हैं वो आपके राठौड़ वंश से संबंधित है। एक बताइएगा, डावी और जीवनी निम्न में से कौन सी रियासतों की सामंतों की श्रेणी आ पड़ते हैं? डावी और जीवनी बताओ, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, बताइएगा। आमेर के राजा मानसिंह 1587 से लेकर 1594 तक किस प्रांत के सूबेदार थे? कौन से प्रांत के ये सूबेदार हुआ करते थे किस समय? तो आप कहेंगे सर मानसिंह जो है इनको सर्वप्रथम सूबेदारी मिली थी, याद रखिएगा, काबुल की। काबुल के बाद में इनको मिली थी बिहार की। बिहार के बाद में इनको मिली थी बंगाल की। बंगाल की मिली थी इनको 1594 के अंदर, बिहार की मिली थी 1587 के अंदर। काबुल की, चलो काबुल की सूबेदारी कब मिली आप बता दीजिए। तो यहां पर पूछा जा रहा है कि 1587 से लेकर 1594, तो याद रखिएगा किसकी सूबेदारी थी इनके पास में? बिहार की। उसके बाद में फिर बंगाल की मिली थी इनको। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? एक तरफ आपके सामने रियासतें हैं और एक तरफ 1857 के समय अंग्रेज अधिकारियों की बात है, बताइए। उदयपुर का कैप्टन सोवर्स, भरतपुर का मेजर अबोट, कोटा का मेजर बर्टन, जयपुर का कैप्टन ईडन, इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो आप कहेंगे सर कैप्टन सोवर्स उदयपुर के हैं, कहीं कोई दिक्कत है नहीं, पर पॉलिटिकल एजेंट यहीं के थे। कोटा का बर्टन है, जयपुर का ईडन है। मेजर अबोट जो है वो आप पढ़ते हैं नीमच में। कहां पर पढ़ते हैं? नीमच के अंदर, याद रखिएगा। तो भरतपुर का कौन था? भरतपुर का पॉलिटिकल एजेंट कौन था, याद रखिएगा। एक और जरूर याद रखिएगा, शिरुई का जो पॉलिटिकल एजेंट है वो था आपके जेडी होल। कौन था? जेडी होल। ये थोड़ा सा खास है, जरूर ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए निम्न में से असत्य कथन का चयन कीजिए। इनमें से कौन सा कथन जो है वो असत्य है, उसका चयन करना है, बताइए। पहले सारे कथनों को पढ़िए आप आराम से, उसके बाद में बताइए असत्य कथन। असत्य कथन कौन सा है? देखिए, हल्दी घाटी गोगुंदा से 23 किलोमीटर उत्तर में स्थित है। रानी पद्मनी द्वारा चित्तौड़गढ़ का प्रथम जोहर 1303 एडी में हुआ। राणा हमीर द्वारा 1313 एडी में चित्तौड़ पर पुनः कब्जा। राणा प्रताप ने कोलियारी नामक पहाड़ी कस्बे में हल्दी घाटी युद्ध के बाद में आश्रय लिया। कौन सा कथन असत्य है? तो देखिए, चित्तौड़ की जब हम बात करते हैं तो चित्तौड़ पर जो है वो 1303 में किसका अधिकार हो गया था? अलाउद्दीन खिलजी का। अलाउद्दीन खिलजी ने इसी चित्तौड़ का नाम आपको पता हो तो अपने पुत्र के नाम पर रखा था। कमेंट करके बताइए क्या नाम कर दिया था। इसीलिए अलाउद्दीन खिलजी ने अपने पुत्र को सौंप दिया था चित्तौड़। तो 1303 से लेकर 1326 तक चित्तौड़ पर जो अधिकार रहा उसमें अलाउद्दीन खिलजी का पुत्र खिजर खां, और खिजर खां इसे सौंप कर गया था किसे? याद रखिएगा, मालदेव सोनगरा को। मालदेव सोनगरा, याद रखिएगा, जिन्हें इतिहास में मूंछाड़ा मालदेव आप कहते हैं, लंबी लंबी मूंछें होने के कारण मूंछाड़ा मालदेव। एक कमेंट करके बताएंगे मूंछाड़ा महावीर का मंदिर कहां है? मूंछाड़ा महावीर मंदिर, राजस्थान में मूंछाड़ा महावीर मंदिर कहां है? कमेंट करिए। तो यहां पर ऑप्शन नंबर जो है वो सी गलत दे रखा है कि हमीर ने 1313 में नहीं, 1326 के अंदर इन्होंने पुनः प्राप्त किया था, याद रखेंगे आप। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। आगे अगला है, राव चंद्रसेन के साथ संघर्ष के दौरान अकबर ने किसे जोधपुर का प्रशासक नियुक्त किया था? राव चंद्रसेन के साथ संघर्ष के दौरान
अकबर ने किसे जोधपुर का प्रशासक नियुक्त किया? शायद मेरे हिसाब से क्वेश्चन जो है वो रिपीट हो गया था, यहां आप सबने पढ़ रखा है डी। निम्न में से आजाद मोर्चा का नेता नहीं था। आजाद मोर्चा जो है उसका नेता नहीं था, इनमें से कौन नहीं था बताइए। देखिए कई बार तो क्वेश्चन आता है कि आजाद मोर्चा जो है इसका संबंध कौन से प्रजामंडल से है, तो आप कहेंगे सर वो है जयपुर प्रजामंडल। आजाद मोर्चे का संबंध जिस प्रजामंडल से है वो है जयपुर प्रजामंडल, आप याद रखेंगे। आजाद मोर्चे का जो गठन है वो 1942 में हुआ है, 1942 में। इसका गठन किसने किया है, तो याद रखिएगा बाबा हरीशचंद्र ने किया है। तो बाबा हरीशचंद्र तो है ही, इसके अलावा रामकरण जोशी इनके साथ में थे, इनके साथ में दौलतमल भंडारी भी थे दौलतमल भंडारी भी थे, और इसके अलावा इनके साथ में गुलाबचंद कासलीवाल साहब भी थे, गुलाबचंद कासलीवाल। तो ये सारे के सारे जो व्यक्ति हैं उनका संबंध किससे था, आजाद मोर्चा से, याद रखिएगा। यहां पूछा गया कौन नहीं थे, याद रखिएगा, तो कौन नहीं थे, तो ऑप्शन नंबर है डी, डी नहीं थे। ठीक है, क्लियर। चलिए क्लियर, आगे अगला क्वेश्चन है 1857 की आवा क्रांति के बाद ठाकुर कुशाल सिंह को निम्नलिखित जागीरदारों में से किसने अपने यहां शरण दी थी? 1857 की आवा क्रांति के बाद ठाकुर कुशाल सिंह को कौन से जागीरदारों ने अपने यहां पर शरण दी थी? यहां पर बात हो रही है ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत की। आप सब जानते हैं ये आवा के ठाकुर है, आवा पाली में है, याद रखेंगे। इन्होंने शरण कहां पर ली थी, तो याद रखिएगा जोध सिंह के पास। और ये जोध सिंह कहां के, तो ये है कोठारिया के रावत, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर क्या है, वो है आपके सामने डी इज करेक्ट आंसर, डी इज करेक्ट आंसर। इनके पास में इन्होंने शरण ली थी, याद रखेंगे आप। ठीक है, अगला शासक जो विद्वान योगेश्वर और विष्णु भट्ट का संरक्षक था। योगेश्वर भट्ट और विष्णु भट्ट किसके पास थे, किसके दरबारी थे, ऐसे भी बन सकता है। देखो बोर्ड पर ध्यान दीजिएगा, एक तो है आपके धनेश्वर भट्ट और एक है, याद रखिएगा, जोटिंग भट्ट। ये किसके पास में थे? एक आता है योगेश्वर भट्ट और एक आता है विष्णु भट्ट। ये किसके पास थे? योगेश्वर भट्ट और विष्णु भट्ट। तो धनेश्वर भट्ट या जोटिंग भट्ट किसके पास थे? योगेश्वर भट्ट और विष्णु भट्ट किसके पास में थे? दोनों बड़े अच्छे क्वेश्चन हैं। तो आप याद रखेंगे कि सर धनेश्वर भट्ट या जोटिंग भट्ट जो है ये तो जिसके साथ में थे या जिसके पास थे वो है राणा लाखा, और योगेश्वर भट्ट और विष्णु भट्ट जिसके पास में थे वो है लाखा का पुत्र जिसका नाम है मोकल। तो यहां पर जो ऑप्शन नंबर है वो क्या हो जाएगा, बी इज अ करेक्ट आंसर, याद रखिएगा, बी इज अ करेक्ट आंसर।